बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11वीं क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2D मोशन भी कहते हैं। अब 2D मोशन होती क्या है ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1D क्या होता है। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करें या फिर सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करें। तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं 1D। लेकिन अगर आप दोनों एक्सिस में एक साथ एक ही वक्त में मूव करें, यानी कि इस तरह कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऊपर भी जा रहा है यानी कि वाई एक्सिस में भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है यानी कि एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, इस तरह करके, तो इस तरह की जो मोशन होगी इसको हम कहेंगे 2D मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप किसी फुटबॉल को किक करें तो फुटबॉल पहले क्या करेगा, नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा और आगे भी जाएगा, ऐसे करके ऐसे इस तरह की उसकी मोशन होगी, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, आप एरो की एग्जांपल ले लें या बुलेट की एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज़ को आप हवा में फेंकें जो हवा में फ्लाई करेगी उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी, वो प्रोजेक्टाइल ही मोशन करेगी। तो नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये भी एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ऐसे सीधा फेंकते हैं तो वो पहले आगे जाएगी, उसके बाद ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नीचे एक और भी डायग्राम है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है पहले वाली ये डायग्राम, इसमें एक बात जो है ना वो यहाँ से हमें क्लियर हो रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम कुछ हाइट से ऐसे आगे फेंकेंगे तो ये नीचे क्यों आएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी जो है ना वो शामिल होगी, तो इसलिए पहला जो इसमें हमारे पास पॉइंट है वो यही है कि ग्रेविटी इसमें इंक्लूड होगी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन देखें एकदम नीचे नहीं आ गया, फिर भी ये साथ साथ आगे भी जा रहा है। अब आगे जाने की वजह कौन बना, यहाँ पे आगे जाने की जो वजह यहाँ पे बना है वो है इनर्शिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनर्शिया भी शामिल होगा। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज़ें हमारी शामिल होंगी, एक है ग्रेविटी और दूसरा है इनर्शिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफाइन हम कुछ यूँ करेंगे, ये नीचे लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मीन ग्रेविटी वाला जो है, ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ ही यहाँ पे इनर्शिया भी आएगा, इनर्शिया भी शामिल होता है। ये इसकी डिफाइन हो गई। ये डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं वो आपने लाजमी लिख लेने हैं। इस सारे टॉपिक में हम दो चीज़ों को इग्नोर करेंगे, दो चीज़ों को हम जो है ना वो लेके चलेंगे और दो को हम इग्नोर करेंगे। जो चीज़ें हमने इग्नोर करनी है उनमें पहली हमारे पास है सरफेस फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन, और जो दूसरी हमारे पास वो है एयर फ्रिक्शन। इन दोनों चीज़ों को आपने इस पूरे टॉपिक में इग्नोर करना है, यानी कि इनको आपने नज़रअंदाज कर देना, ये शामिल नहीं होंगी। अब इनसे आगे जो ना वो दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी मैं साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक्सप्लेन हुए हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको भी। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, इसको अलग से डिस्कस कर लें, और वाई एक्सिस को हम अलग से डिस्कस कर लें। तो जो एक्स एक्सिस है ना, इसमें हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और एफ का मतलब फाइनल, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम किसी फुटबॉल को ऐसे ज़मीन पे ऐसे रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो कुछ देर बाद ये फुटबॉल जो है ये रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। अब अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो ये फुटबॉल रुकेगा नहीं, ये तो चलता रहेगा सेम उसी स्पीड से जिस स्पीड से हमने इसको यहाँ पे थ्रो किया आगे को। तो ये सेम ऐसे ही रोल करता हुआ आगे जाता जाएगा। तो इसका मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस फ्रिक्शन को और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपस में इक्वल नहीं होंगी, ये चेंज होगी। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर को फेंकेंगे तो एयर फ्रिक्शन तो हमने इग्नोर कर दी, लेकिन ग्रेविटी तो यहाँ पे शामिल है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा ग्रेविटी उसको नीचे को खींचेगी और इसकी जो वेलोसिटी है पहले से कम होना शुरू होगी, बल्कि कम होते होते एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी, और एक्स एक्सिस में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक्स एक्सिस में जो एक्सेलेरेशन है हमारे पास वो हमेशा जीरो होगा, और वाई एक्सिस में जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो नहीं बल्कि उसको हम जी के इक्वल लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ज़मीन से ऊपर जब हम बात करते हैं कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तब जो एक्सेलेरेशन है वो हम जी वाला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, अब यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, और एक्सेलेरेशन की डिफाइन हमने क्या पढ़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो सेम है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इस केस में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलेरेशन जी वाला यहाँ तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जी वाले की हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो इन पॉइंट्स को लाजमी आपने जहन में रखना है।
इन पॉइंट्स को आपने लाजमी जहन में रखना अगर आप ये टॉपिक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ना ये जो उसने फार्मूला लिखा हुआ है ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इसकी डेरिवेशन मैं आपके सामने कर देता हूँ कि इस फार्मूले की डेरिवेशन कैसे करनी है। ये एक्स एक्सिस वाला है, तो यहाँ पे हम इसके लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो है हमारे पास एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे x के साथ हमने x लिख दिया, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस है, और vi और vi के साथ भी हम x लिख देंगे, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन में, और a के साथ भी x लिख देंगे, ये जो एक्सेलरेशन है ये भी हम x एक्सिस में ले रहे हैं। अब जो sx है ना ये डिस्टेंस है x डायरेक्शन में, तो इसको हम x भी लिख सकते हैं, और जो vix है इसको यहाँ पे हम vix लिख लें या फिर vfx लिख लें या फिर vx लिख लें, ये आपस में इक्वल है। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है vix इक्वल है वी एफ एक्स के, तो इसको हम कॉमन नाम दे देंगे वी एक्स का, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे वी एक्स, और टी जो ना वो साथ ऐसे आ गया, प्लस हाफ भी ऐसे ही, और आगे ए एक्स चूँकि हमने पढ़ा हुआ है एक्स डायरेक्शन में जो एक्सलेशन होगा यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, वो हमने सारे टॉपिक में जीरो लेना है, तो यहाँ पे जीरो आ गया टी का स्क्वायर ऐसे। अब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ बन गया एक्स इक्वल वी एक्स इंटू टी, और ये वाली सारी टर्म 1 और 2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, टी स्क्वायर भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा एक्स इक्वल है वी एक्स इंटू टी के। तो ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स वाला। अब ऐसे ही हम वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वाई वाले की बात करेंगे। अब जो वाई वाला डिस्टेंस है हमारे पास, उसको निकालने के लिए भी हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और वो है हमारे पास एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर। अब एस के साथ हम वाई लिख देंगे चूँकि ये वाई डायरेक्शन में है डिस्टेंस, और वी आई के साथ फिर वाई, और ए के साथ भी वाई लिख देंगे। ये मैंने बताया हुआ है कि ऊपर एक्स इसलिए लिखा है कि एक्स डायरेक्शन की हम बात करें, और यहाँ पे वाई इसलिए लिखा है कि हम वाई एक्सिस की बात करें। अब उसके बाद एस वाई की जगह हम लिख लेंगे वाई, जैसे ऊपर हमने एस एक्स की जगह एक्स लिखा था, यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई। बाद वी आई वाई जो ना वो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा। अब ये वाली डायग्राम को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, ये जो पहली डायग्राम आपको नजर आ रही है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ से ए से आगे आपको ये वाला एरो नजर आ रहा है, तो शुरू में ऑब्जेक्ट जो ना वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि सिर्फ आगे जा रहा है, वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस में वो यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है, तो शुरू में वाई एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में हम यहाँ पे लेंगे वो जीरो है, साथ ही ऐसे आ गया प्लस हाफ। अब चूंकि वाई एक्सिस में हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, तो मैंने बताया वाई एक्सिस में हम ए वाई की जगह जी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा जी। अब जी की वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अब क्या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, और टी का स्क्वायर ऐसे आ गया। यहाँ पे जीरो जो ना वो टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये सारा जीरो, तो बाकी आंसर जो है हमारे पास वो बच गया हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास बन गया वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे एक आपने और डिफाइन करनी है, और वो जो डिफाइन है वो है ट्रेजेक्टरी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है कि ट्रेजेक्टरी क्या होती है। तो ट्रेजेक्टरी हमारे पास बेसिकली एक पाथ है। पाथ मीन कोई रास्ता है, और ये वो पाथ है, वो रास्ता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। तो इसकी डिफाइन हम यहाँ पे कुछ यूँ करेंगे, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। ये एक पाथ है, एक रास्ता है जो प्रोजेक्टाइल जिसको फॉलो करता है। मैं आपको आसान से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, तो अब रेलवे ट्रैक का मतलब ये भी एक पाथ है, लेकिन इसको फॉलो कौन करेगी? ट्रेन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मोटरवे, तो इस पर गाड़ियाँ चलती हैं 4 पहियों वाली, तो उसको भी फॉलो कौन करेगी? गाड़ियाँ करेंगी ना, तो उसको मोटरवे का हम नाम दे देंगे। ऐसे ही ट्रैजेक्टरी एक पाथ है और ये फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो ना ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। वो रॉकेट भी हो सकता है, मिसाइल भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का। अब ट्रैजेक्टरी की जो शेप है ना, याद रखिएगा, वो पैराबोला होती है। ऊपर हमने डायग्राम देखी हुई है, ये जो शेप है ये पैराबोला। ये भी एमसीक्यू आता है कि ट्रैजेक्टरी की शेप किस तरह की होती है। तो अब ये करने के बाद हम देख लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है उसके बारे में, हम इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उसने निकाली हुई है ना, वो पहले निकाली हुई है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी निकाली हुई है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस के केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी के। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फाइनल और इनिशियल आपस में इक्वल है। उसने ये लिखा हुआ है कि वी एफ एक्स इक्वल है वी आई एक्स के, और उसके बाद वी आई एक्स एक्स की जगह उसने लिख दिया कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है ऊपर के ए एक्स जो है ना वो इक्वल होता है ए कॉस थीटा का, यानी कि एक्स की जगह हम कॉस और वाई की जगह हम साइन का यूज़ करते हैं। बाद अगर हम बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की, तो इसमें जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वो इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास वो ऊपर वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला हम कुछ चेंज करेंगे। यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि हम वाई एक्सिस की बात करें इसलिए एफ के साथ वाई, वी आई के साथ भी वाई, और यहाँ पे ए के साथ भी हम वाई लगा देंगे। ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। वी एफ वाई ऐसे आ गया। अब वी आई ऐसे ही, अब वाई की जगह हम यूज़ कर लेंगे साइन थीटा। उसके बाद आपको मैंने बताया था ए वाई की जगह हम यूज़ करेंगे जी का। अब जी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा।
अब यहाँ पे जो हम डायग्राम डिस्कस करेंगे ना, ये वाली हम डायग्राम डिस्कस करेंगे, ये दूसरी, ये वाली। इस डायग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो हम जी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो नेगेटिव यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, वी एफ वाई वी आई वाई की जगह साइन थीटा प्लस प्लस के आगे यहाँ पे ए वाई की जगह आएगा माइनस जी, यानी कि कुछ यूँ बनेगा वी एफ वाई, उसके बाद आ गया वी आई साइन थीटा, उसके बाद आएगा प्लस ए वाई की जगह आएगा माइनस जी और आगे आ गया टी, उसके बाद वी एफ वाई को आ गया वी आई साइन थीटा, ये प्लस माइनस माइनस जी टी। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की। तो हमने एक्स कंपोनेंट की भी फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया है, वाई की भी निकाल लिया है। इसके बाद हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जो है ना दोनों कंपोनेंट की कंबाइन, उसका फार्मूला जो ना वो सेम टू सेम हमने पीछे पढ़ा हुआ है। जैसे कि ए जो ना हमारे पास इक्वल है एक्स वाला कंपोनेंट प्लस वाई वाला कंपोनेंट, उसका स्केयर और ऊपर स्केयर रूट आता है। तो ऐसे ही हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम एक्स वाली फाइनल वेलोसिटी का स्केयर और वाई वाली फाइनल वेलोसिटी का स्केयर और उसके बाद इसका स्केयर रूट लिख लेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो है ना वो फार्मूला बन गया। उसके बाद अगर आपने इसका एंगल या फिर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए वही पुराना फार्मूला हम यूज़ करेंगे, tan थीटा जो ना वो इक्वल होता है वाई वाला कंपोनेंट ओवर एक्स वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे वाई वाला कंपोनेंट जो ना हमारे पास वी एफ वाई है और एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो वी एफ एक्स है। तो सेम ऐसे अगर हमने थीटा फाइंड करना है tan वाला जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपने यहाँ से याद करने हैं, बहुत ही आसान है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, ट्रैजेक्टरी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स, उसकी डायग्राम्स, और उसके बाद ये कुछ फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इनको आपने लाजमी करना है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं वो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टोटल जो ना आप कह लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत दफ़ा ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह करना है। अब हाइट की अगर हम बात करें तो आप ज़रा सोचें कि हाइट क्या होती है। हाइट हमेशा हम ज़मीन से ऊपर की बात करते हैं और ज़मीन से ऊपर जो ना वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है और वाई एक्सिस बात करता है वर्टिकल डिस्टेंस की। तो इसका मतलब जो हाइट हमारे पास होगी वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। हाइट होगी क्या, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना लें तो ये कुछ आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर को थ्रो करें वो फिर ऐसे ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो जो ना वो इस पॉइंट पे जो हाइट है वो इसकी मैक्सिमम होगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम कहेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा। अब इसकी डिफाइन अगर हम करते हैं फिर तो इसकी डिफाइन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर हम इसकी डेरिवेशन करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने जो ना वो जहन में रखनी है। उसमें पहली चीज़ ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होगी और मैक्सिमम हाइट पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वाई कंपोनेंट वाली वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जाके वो रुकेगा और दोबारा फिर वो नीचे आना शुरू होगा। अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ए वाई की जगह हम यूज़ करेंगे जी, और जी जो ना ये हम नेगेटिव यूज़ करेंगे चूँकि नीचे से ऊपर की हम बात करें। अब अगर हमने इसकी डेरिवेशन करनी है तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास 2as इक्वल है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब 2a के साथ भी हम y लगा देंगे, s के साथ भी y लगा देंगे, vf के साथ भी y और i के साथ भी y। क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि y एक्सिस की बात करें इसलिए इसमें जो ना y आएगा। अब 2 ऐसे आ गया, a y की जगह हम g लगाएंगे और नेगेटिव g आएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एस वाई यहाँ पे जो ना वो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको आप y भी लिख सकते हैं और h हाइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज़ाया करेंगे h के साथ। उसके बाद वी एफ वाई वो हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। उसके बाद माइनस वी आई और आगे जो वाई है इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन थीटा और ये स्केयर है और इसका होल का स्केयर आ जाएगा ऐसे। अब ये माइनस 2gh आ गया। अब जीरो का स्केयर जीरो, ये तो खत्म हो गया, तो बाकी यहाँ बच गया माइनस वी आई का स्केयर और साइन स्केयर थीटा। ये स्केयर दोनों का आएगा ना, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। हमें यहाँ पे एच चाहिए हाइट, अगर आपको एच चाहिए तो बाकी 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जाके डिवाइड हो जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा जो नीचे से यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। तो ये है हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आपने इसकी डिफाइन करनी है, डिफाइन के बाद आपने इसकी डेरिवेशन कर देनी है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली नाम से ज़ाहिर है फ्लाइट का टाइम होगा। फ्लाइट क्या है? हर वो चीज़ जो फ्लाई करेगी यानी कि उड़ेगी, फॉर एग्जांपल थ्रो करें और वो ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जाए और फिर दोबारा से ज़मीन पे आ जाए तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन और ये फ्लाइट है। अब फ्लाइट में दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से आप किसी चीज़ को फ्लाई करवा रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्लेस या फिर पॉइंट, प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब आपने यहाँ से इसको थ्रो किया,
और एक ये वाला पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे प्लेस या फिर पॉइंट, प्लेस ऑफ लैंडिंग। अब पॉइंट ऑफ लैंडिंग वो पॉइंट होगा जहाँ पे कोई चीज़ दोबारा आकर लैंड करती है। जैसे आपने यहाँ से पाकिस्तान से जो ना फ्लाई करना है और सऊदीया जाकर लैंड करना है, तो ये आपका प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेस ऑफ लैंडिंग या फिर पॉइंट ऑफ लैंडिंग बन गया। अब प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेके प्लेस ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये डिफाइनेशन नीचे लिखी हुई है, द टाइम टेकन बाय बॉडी, जो बॉडी टाइम लेती है टू कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, वेयर इट हिट्स द ग्राउंड जो ना इसकी जगह आप लिख दें प्लेस ऑफ लैंडिंग, प्लेस ऑफ लैंडिंग। तो बात एक ही ज़रा आसान हो जाएगा, प्लेस ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब इसकी भी हम डेरिवेशन चेक कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेशन से पहले फिर कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होगा एस वाई, जो इसकी हाइट है एच, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमने ज़मीन से फ्लाई किया और ज़मीन पे लैंड करेंगे ना, जब हम ज़मीन पे लैंड करेंगे तो जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो ज़मीन से ऊपर होगी। एक तो आपने ये बात ध्यान करनी है, और दूसरी यहाँ पे जो ए वाई है हमारे पास वो जी के इक्वली आएगा, लेकिन यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हम लेंगे। यहाँ से हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। अब इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन मोशन का यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एस के साथ हम वाई, वी आई के साथ भी वाई, ए के साथ भी वाई मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस को डिस्कस करें। अब जो एस वाई है यहाँ पे वो हाइट है, और हाइट यहाँ एस वाई यहाँ पे जीरो होगा, ये भी लिखा हुआ है और मैंने भी यहाँ पे लिखा है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा जीरो, वी आई और वाई की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और ये वाला टी साथ ऐसे आ गया प्लस, उसके बाद आ गया हाफ, हाफ के बाद फिर आएगा ए वाई की जगह आएगा माइनस जी, और साथ आ गया टी का स्क्वायर। अब मजीद ये आ गया जीरो इक्वल वी आई साइन थीटा इंटू टी, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, हाफ जी टी का स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी, तो हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर ले आएंगे तो ये इधर आगे पॉजिटिव हो गई, यानी कि हाफ जी टी का स्क्वायर, और इधर बच गया वी आई साइन थीटा इंटू टी। तो एक टी इसके साथ कैंसिल हो गया, एक टी इधर बच गया, ये वाला यहाँ पे डिवाइड करेगा आगे मल्टीप्लाई कर लेगा टू वी आई साइन थीटा, और ये वाला जो जी है मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे डिवाइड कर लेगा, तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा टी इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। आसान इसकी भी डेरिवेशन है, अगर कोई भी आपका सवाल हो तो लाजमी पूछेगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसको भी आप ज़रा सोचें, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हद। यहाँ पे रेंज का मतलब हम लेंगे कोई चीज़ कितनी आगे जा सकती है, जैसे हम कहते हैं फलां मिसाइल की रेंज इतनी है, फलां मिसाइल की रेंज इतनी है। अब मिसाइल की जो रेंज है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इतना ऊपर जाता है, इसका मतलब इतना आगे जाता है। तो रेंज का तल्लक होता है एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हाइट में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्टेंस होगा, और रेंज में हमारे पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो मतलब यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम वर्टिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस विच आर प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मीन बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी, ये इसकी डिफाइन बन गई। अब डिफाइन के बाद अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो आपने सबसे पहले वही डायग्राम बनानी जो हम बार बार बना रहे हैं। ये वाली डायग्राम बनाने के बाद फिर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन में हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कुछ ये वाला यूज़ करेंगे कि एस इक्वल है वी इंटू टी के। अब चूंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एस के साथ हम एक्स यूज़ कर लेंगे, और वी के साथ भी हम एक्स का यूज़ करेंगे। अब जो एस है ना, एस एक्स, ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम एक्स भी कह सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम एक्स भी कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं, रेंज। तो यहाँ पे मैं एस एक्स को नाम दे दूंगा आर का, और जो वी एक्स है इसके साथ मैं लगा दूंगा वी आई एक्स। अब यहाँ पे हमने आई क्यों लगाया, इनिशियल वेलोसिटी क्यों लगाई है? अब चूंकि रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर फेंकना है तो इसका मतलब मैं उसको जोर से फेंकूंगा, ज़्यादा स्पीड से फेंकूंगा, ज़्यादा दूर जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नज़दीक फेंकना है तो फिर मैं उसको कम स्पीड से फेंकूंगा। तो रेंज डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, इसलिए इसके साथ हम वी आई एक्स लिखेंगे और साथ आ जाएगा टी। टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको ना मैं इस साइड पर कर देता हूँ कि आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी आई एक्स है ना, वी आई एक्स की जगह आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, आगे टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब मजीद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे वी आई को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले वी आई के साथ, तो ये बन गया वी आई का स्क्वायर। उसके बाद टू साइन थीटा को आप पहले लिख लें, टू साइन थीटा, और ये वाला जो कॉस थीटा है इसको एंड पे लिख लें और नीचे लिख लें जी। उसके बाद वी आई स्क्वायर हमारे पास ऐसे आ गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला है साइन टू थीटा, इसके इक्वल होते हैं, यानी कि टू साइन थीटा कास थीटा इक्वल होता है साइन टू थीटा के। तो हम टू साइन थीटा कास थीटा की जगह लिख लेंगे साइन टू थीटा, और नीचे आ गया जी। तो ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बन गया वी आई स्क्वायर
साइन 2 थीटा ओवर जी। ये रेंज का फार्मूला उसने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फार्मूला भी मेंशन किया हुआ है, ये फार्मूला उसने मेंशन किया है यहाँ पे, और ये रेंज का फार्मूला है। तो ये फार्मूला जी रेंज का। अगर आपने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपने इसको हेडिंग दे लेनी है मैक्सिमम रेंज की, और उसके लिए याद रखिएगा कि हमारे पास जो साइन थीटा है इसकी हमने वैल्यू मैक्सिमम लेके आनी है। तो याद रखिएगा जो साइन 2 थीटा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसको हम 1 के इक्वल रख लेंगे। अब 1 के इक्वल रख के हम यहाँ से एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम 2 थीटा को ऐसे रखेंगे और साइन जो ना वो उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स 1। कैलकुलेटर पर आप लिखें शिफ्ट साइन और आगे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये थीटा हमने फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 90 के साथ डिवाइड होगा, यानी कि 90/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो रेंज मैक्सिमम आएगी वो 45 डिग्री के एंगल पे आएगी मैक्सिमम रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है। फिर आगे इस फार्मूले को मजीद हम जो ना वो कुछ यूँ लिख सकते हैं कि R, अगर हम इसकी मैक्सिमम रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज का ये फार्मूला ना, R इक्वल है VI² ओवर G, और साइन 2 थीटा की जगह हम लिख लेंगे 45, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है इसके साथ मैं लिख दूंगा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रेंज है वो आएगी 45 के एंगल पे। तो मजीद हम इसको लिखेंगे VI² ओवर G, साइन 2 × 45 ये बन गया साइन 90, और उसके बाद आ गया VI² ओवर G, और साइन 90 जो ना ये 1 होता है, ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा VI² ओवर G। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाएगा VI² ओवर G। तो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके MCQs भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको आप लाजमी कीजिएगा। कुछ MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाज़ का MCQ जो ना वो अक्सर इस तरह आता है कि बताएं आपके पास 2 प्रोजेक्टाइल हैं और उनकी जो रेंज है वो किन एंगल्स पे सेम होगी। तो ऑप्शन ए में फॉर एग्जाम्पल वो आपको देता है एक एंगल 60 डिग्री का और दूसरा देता है 20 डिग्री का। ऑप्शन बी में वो एक देता है आपको 45 डिग्री का और दूसरा देता है 30 डिग्री का। ऑप्शन सी में वो आपको देता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ऐसे ऑप्शन डी में वो आपको दे देता है 50 डिग्री और 10 डिग्री। तो कहता है इनमें से कौन सा पेयर जो ना वो सेम रेंज देगा। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि आपने θ1 + θ2 कर लेना है, और जिसका पेयर जो ना वो 90 के इक्वल आ जाएगा उनकी रेंज जो है ना वो सेम होगी, उनकी सेम रेंज होगी। तो आप यहाँ पे सबको प्लस करके देख लें तो सी वाला जो ऑप्शन है इसमें देखें ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, इन दोनों को प्लस करें तो इसका आंसर जो ना वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो इनकी जो रेंज है वो सेम होगी। तो इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको सॉल्व करने की ट्रिक यही है कि आपने जो पेयर गिवन है इनका सम करना है, जिनका सम 90 आ जाएगा वो हमें सेम रेंज देंगे। यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।